पड़ोसी देश नेपाल के बारां जिले में एक बार फिर हिंसक आंदोलन भड़क उठा। वहां युवाओं के कई गुटों ने जमकर उत्पात मचाया। यह हंगामा वहां के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली की पार्टी के खिलाफ हुआ और कुछ ही महीनों में नेपाल में एक बार फिर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने वहां भयंकर तोड़फोड़ की। गुस्से से तमतमाए प्रदर्शनकारी युवाओं ने टायरों में आग लगाई और वो जलते हुए टायर भी हवा में उछाले। उन्हें रोकने पहुंचे पुलिस के जवानों की तो शामत आ गई। ये बवाल नेपाल के सिमारा इलाके में हुआ। वहां कुछ महीनों पहले की ही तरह जेन जी प्रदर्शन की आग एक बार फिर फूट पड़ी। बारां जिले के सिमारा इलाके में मचे इस तनाव को देखते हुए वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, क्योंकि नेपाल के बारां में भड़का बवाल हिंसक झड़प में बदल गया। वहां हालात ऐसे हो गए कि गुस्से से भरे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा और जो पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, उन पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर, डंडे और कुर्सियों समेत कई चीजों से वार किए। इस दौरान कुछ पुलिस वाले डर के मारे किनारे खड़े हो गए। मौका पाते ही प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया और उन पर इतने पत्थर बरसाए कि उनकी जान हलक में आ गई। उन लोगों ने पुलिस वालों को इस कदर पीटा कि उनकी मोटी मोटी शील्ड भी काम नहीं आई। फिर तो यह बवाल बढ़ता ही चला गया। पुलिस वालों पर पत्थरों के अलावा डंडों, कुर्सियों और टायरों से भी हमले किए गए। उन्हें खदेड़ने के लिए प्रदर्शनकारियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उन्होंने पुलिस वालों पर इस तरह दबाव बनाया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। वो लोग पुलिस वालों के खड़े होने के लिए बनाए गए एक वॉच टावर में आग लगाकर उसे सड़क पर घसीटते नजर आए। ये होते ही वहां हंगामा मच गया। इस दौरान उस सड़क पर सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारी जुटे दिखे। वो लोग अपने उन साथियों का जोश बढ़ाते रहे जो पुलिस वॉच टावर को जलाकर सड़क पर घसीट रहे थे। बीच सड़क से धधकता हुआ वो वॉच टावर किसी गाड़ी की तरह निकला। उसके दोनों तरफ खड़े प्रदर्शनकारी उसके समर्थन में हल्ला करते रहे। हालांकि इस दौरान पुलिस वाले उन प्रदर्शनकारियों से शांति बरतने की अपील करते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारी युवाओं की तादाद ज्यादा थी और पुलिस और सुरक्षा बल के जवान उनके मुकाबले काफी कम थे। और इसी वजह से जैसे ही उन्होंने लाउडस्पीकर पर प्रदर्शनकारियों से शांति बरतने की अपील की, वो और भड़क गए। उन्होंने पुलिस वालों को ही घेर लिया। तनातनी बढ़ी तो जेन जी प्रदर्शनकारियों ने उन पर हाथ छोड़ दिए। उन लोगों ने पुलिस वालों को दूर तक खदेड़ा। आगे आगे पुलिस और सुरक्षा बल के जवान भागते दिखे तो उनके पीछे प्रदर्शनकारी युवा। पुलिस वालों के हाथों में शील्ड थी, डंडे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे उनकी एक न चली, क्योंकि जेन जी प्रदर्शनकारियों ने पूरे शहर को मानो सिर पर उठा लिया। जहां तहां पत्थरबाजी हुई, कई जगहों पर तो आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली। और नेपाल के बारां में यह बवाल इसलिए हुआ क्योंकि वहां पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी के नेता पहुंचने वाले थे। नेपाल में कुछ महीनों पहले जो भीषण आंदोलन हुआ था, वो भी नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ ही हुआ था। जानकारी के मुताबिक सत्ता जाने के बाद केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल पूरे नेपाल में एक प्रदर्शन यात्रा निकाल रही है और उसी यात्रा के लिए उनकी पार्टी के नेता काठमांडू से बारां के लिए निकले थे। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहां बवाल मच गया। जेन जी यानी युवा प्रदर्शनकारी बारां की सड़कों पर उतर आए और उन्होंने वहां तांडव मचा दिया। उनकी मांग थी कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी के नेताओं की सभा को रोका जाए, क्योंकि कुछ महीनों पहले उसी पार्टी की सरकार के खिलाफ नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में भीषण बवाल मचा था। और अब बारां में भी वैसी ही स्थिति बनती दिखाई दी। प्रदर्शनकारी इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने केपी शर्मा ओली की पार्टी के कार्यकर्ताओं के लगाए झंडे और स्वागत द्वार उखाड़ फेंके। कम्युनिस्ट विचारधारा वाली उनकी पार्टी के लाल झंडों को उन लोगों ने खींच खींच कर निकाला और सड़क पर ही उनमें आग लगा दी। बांस के बड़े बड़े डंडों से बना वो स्वागत द्वार भी ज्यादा देर तक नहीं टिका। प्रदर्शनकारी युवाओं ने उसे भी तोड़ ताड़ कर आग के हवाले कर दिया। और फिर तो नेपाल के बारां में ऐसा बवाल मचा कि संभाले नहीं संभला। वहां जबरदस्त तोड़फोड़ हुई। प्रदर्शनकारियों ने खूब आगजनी की और पुलिस वालों पर पत्थर भी बरसाए, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल की सभा नहीं होने देना चाहते थे। बताया गया कि इस सभा के लिए सीपीएन यूएमएल के दो बड़े नेता एयरलाइन कंपनी बुद्धा एयर के विमान से काठमांडू से उड़ान भरने वाले थे, लेकिन उनके फ्लाइट में बैठने से पहले ही बारां में हिंसक बवाल की शुरुआत हो गई। और फिर तो वहां हालात बिगड़ते ही चले गए। नौबती आ गई कि सुरक्षा बल के जवानों को वहां उतारना पड़ा। और इस हंगामे को देखते हुए बुद्धा एयर ने सिमारा की तरफ जाने वाली सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी, क्योंकि एयरलाइन कंपनियों समेत नेपाल की सरकार को भी यह डर था कि कहीं बारां में भड़का बवाल पिछली बार की तरह जेन जी आंदोलन में न बदल जाए। इसी वजह से वहां शांति बहाल करने में तेजी दिखाई गई।
क्योंकि दावा किया गया कि 12 में जेनजी प्रदर्शनकारियों और केपी शर्मा ओली की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ही बवाल की शुरुआत हुई थी। वो हंगामा मामूली झड़प से बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि 12 में हालात संभालने मुश्किल हो गए। इस बवाल को देखकर नेपाल के कई शहरों में कुछ महीनों पहले हुए जेनजी आंदोलन की याद फिर ताजा हो गई। नेपाल की मौजूदा सरकार को भी ये डर सताने लगा कि कहीं ये बवाल फिर वैसे ही आंदोलन की शक्ल न ले ले जिसने कुछ महीनों पहले नेपाल को सुलगा दिया था। और इसी को देखते हुए नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने 12 में प्रदर्शन कर रहे युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने 12 समेत आसपास के इलाकों में सख्ती बरतने के भी आदेश दे दिए। और नेपाल के 12 में लगातार बढ़ रहे तनाव को देखते हुए वहां 8 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। इस बवाल की वजह से 12 और उसके आसपास के इलाकों में जाने पर रोक लगा दी गई। शहर की सीमा से करीब 500 मीटर के दायरे को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया और उस तरफ जाने वाली सभी उड़ानें तुरंत रद्द कर दी गईं। इसके अलावा नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने प्रदर्शनकारी युवाओं से अपील की कि वो शांति बनाए रखें और कानून को अपने हाथ में न लें। इधर दिल्ली में 16 साल के एक छात्र के खुदकुशी करने के बाद बवाल हो गया। आरोप लगाया गया कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले उस छात्र ने टीचरों की प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी जान दे दी। इसके बाद तो उसके घर वालों के साथ उस स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों के परिजनों ने हंगामा कर दिया और स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। इस वक्त उसी निजी स्कूल के बाहर हमारी मौजूदगी है, जहां पर उसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक जो है वो आए हैं और अपना दर्द, अपना रोष वो यहां पर दिखा रहे हैं। 16 साल के उस बच्चे के बारे में बात करते हुए प्रदर्शन में शामिल एक महिला का तो गला भर आया। इस बच्चे ने कितना झेला होगा, कितना उसने टॉर्चर सहा होगा कि इसने इतना एक्सट्रीम कदम लिया है। नाराज प्रदर्शनकारी शौर्य पाटिल नाम के उस छात्र की तस्वीर और पोस्टर के साथ स्कूल के बाहर डटे रहे और स्कूल के आरोपी टीचरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे। प्रदर्शन में शामिल शौर्य के परिवार के लोगों ने दावा किया कि स्कूल में शौर्य को बीते कई महीनों से परेशान किया जा रहा था और उसी प्रताड़ना की वजह से शौर्य ने राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी। टीचर्स को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैम वो 16 साल का है, उसने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि मेरे ऑर्गन डोनेट किए जाएं। तो बच्चा आप सोच सकते हैं कितना समझदार था, कितना शांत था। परिवार के लोगों ने उसके सुसाइड नोट का जिक्र किया और बताया कि शौर्य ने मौत के बाद अपने अंगों को दान किए जाने की अपील की। पुलिस को जांच के दौरान शौर्य के स्कूल बैग से जो सुसाइड नोट मिला उसमें अंगों को दान करने और स्कूल की कुछ टीचरों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। यानी पुलिस के मुताबिक शौर्य ने सुसाइड नोट में साफ तौर पर अपने स्कूल की टीचरों पर आरोप लगाए। शौर्य के पिता प्रदीप पाटिल ने भी दावा किया कि उनके बेटे को कुछ महीनों से स्कूल में परेशान किया जा रहा था। मतलब घर वालों ने दावा किया कि शौर्य ने अचानक खुदकुशी करने का फैसला नहीं किया, बल्कि वो बीते 6-7 महीनों से सब कुछ झेल रहा था। पिछले 8-10 महीने से उसकी शिकायत थी कि मेरे टीचर छोटी छोटी चीजों के लिए डांटती है। मुझे भी कंप्लेंट करी थी। शौर्य के पिता ने तो एक टीचर का नाम लेते हुए बेटे को प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। 3 दिन पहले उसके साथ जो युक्ति महाजन मैडम ने बोला था, वो पेरेंट्स को बोला कि हम टीसी देंगे तेरा और स्कूल से निकाल देंगे। शौर्य ने भी अपने सुसाइड नोट में टीचर के नाम का जिक्र किया था और बताया था कि स्कूल में उसके साथ क्या क्या हुआ था। 10वीं के छात्र शौर्य के दोस्तों के मुताबिक वो बेहद खुश मिजाज था। दोस्तों में हंसी मजाक करना उसे पसंद था। वो डांस की प्रैक्टिस करता था, एक अच्छा डांसर बनना चाहता था। यानी शौर्य पाटिल के दोस्तों के मुताबिक शौर्य के अंदर क्या चल रहा था ये कोई जान ही नहीं पाया। मतलब चेयरफुल था, हंसी मजाक खेलता रहता था, लाइटली लेता था चीजों को, उससे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। शौर्य के दोस्तों ने भी स्कूल की टीचरों पर ही शौर्य को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। क्लास में 6 से 8 महीने से चल रहा था। फ्रॉम द टीचर्स, छोटी छोटी बातों पे उसको बोलना कि तू तो अमीर बाप की औलाद है, तेरा तो हो जाएगा, तू डांसर नहीं बन पाएगा। शौर्य के घर वालों ने स्कूल की प्रिंसिपल समेत 3 टीचरों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस वालों ने राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर मौजूद लोगों, शौर्य के स्कूल के दोस्तों और घर वालों से पूछताछ शुरू कर दी और शौर्य के सुसाइड नोट को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। पुलिस की एक टीम ने स्कूल के रिकॉर्ड और सीसीटीवी वीडियो खंगालने शुरू कर दिए। इस मामले में स्कूल प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया और न ही आरोपी टीचरों ने उन पर लगाए जा रहे आरोपों पर अपना पक्ष रखा। शौर्य का परिवार दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में रहता है। उसके पिता प्रदीप पाटिल गहनों की दुकान चलाते हैं। प्रदीप पाटिल के मुताबिक एक रोज पहले दोपहर करीब 3 बजे उन्हें फोन पर शौर्य के मेट्रो स्टेशन से गिर जाने की खबर दी गई। आनंद फानन में उसे पास के ही बीएल के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। उधर हरियाणा के नूह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक खतरनाक स्टंट करते हुए 3 लोग सड़क पर गिर गए। वो तीनों लोग एक थार गाड़ी की छत पर खड़े होकर डांस कर रहे थे
और तभी अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और वो तीनों सड़क पर आकर गिर गए। इससे पहले वो तीनों लड़के उस थार गाड़ी की छत पर खड़े नजर आए। वो तीनों मस्ती में डांस कर रहे थे। उसी वक्त उस गाड़ी के सामने एक ट्रक आ गया। इसकी वजह से उस गाड़ी वाले ने ब्रेक लगा दिया और उस गाड़ी की छत पर खड़े 3 लड़के गिर गए। गनीमत ये रही कि सामने से आ रहे ट्रक ने भी सही वक्त पर ब्रेक लगा दिया, वरना वो तीनों लड़के उस ट्रक के पहियों के नीचे आ जाते। इस घटना के बाद वहां कई लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने तुरंत उन लड़कों को उठाया। और पुलिस के मुताबिक इससे पहले भी गाड़ियों से स्टंट करने के कई मामले सामने आ चुके हैं और इसीलिए पुलिस ने स्टंट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कई टीमें बना दी, क्योंकि वो लोग कभी गाड़ी की छत पर बैठकर तो कभी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट करते नजर आए। कई जगहों पर तो ऐसी गाड़ियों का काफिला निकाला गया। इसकी वजह से उस सड़क पर चल रही दूसरी गाड़ियों को भी काफी दिक्कत हुई। ऐसे में पुलिस ने इस तरह के स्टंट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर ली। निर्देश दिए गए कि वो अपने अपने एरिया में चेक करें और जो भी संदिग्ध वाहन है उसकी पूरी डिटेल चेक करें। पुलिस ने लोगों से अपील की कि इस तरह की स्टंटबाजी न करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उधर मेरठ में एक महिला ने आरोप लगाया कि एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने उनके बेटे की चोट को भरने के लिए उस पर फेविक्विक लगा दी। महिला के मुताबिक उनका 2.5 साल का बेटा खेलते वक्त गिर गया था और उसके इलाज के लिए जब वो भाग्यश्री हॉस्पिटल नाम के अस्पताल में गए तो वहां मौजूद डॉक्टर ने उस चोट को फेविक्विक से भर दिया। उन्होंने ना इसका जो चोट लगी थी ना वो साफ किया ना कुछ, और डायरेक्टली जो 5 रुपए वाली जो फेविक्विक होती है वो उसके लगा दी। बच्चे की मां के मुताबिक जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी डॉक्टर ने अजीबोगरीब दलील दी। उसने कहा नहीं, मेरे अपने बेटे के 2 दिन पहले चोट लगी थी तो मैंने भी उसे फेविक्विक ही लगाई थी। जो वहाँ पे डॉक्टर था उसने ये बोला। बच्चे के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि इस वजह से उसका दर्द और बढ़ गया और वो रात भर रोता रहा। और परिवार के लोगों ने दावा किया कि जब उनसे अपने बच्चे का दर्द देखा नहीं गया तो वो उसे लेकर दूसरे अस्पताल में गए। वहां पहुंचने के बाद पहले तो उस बच्चे के सिर पर लगी फेविक्विक को हटाने में मशक्कत करनी पड़ी। और परिवार के मुताबिक इस कोशिश में न सिर्फ वक्त लगा बल्कि उनके बच्चे की तकलीफ भी बढ़ती चली गई। घंटे इसकी चोट में से उन्होंने उसकी चोट को पहले खोला और फिर उसकी सीजर से प्लकर से फेविक्विक के पीसेस निकाले। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए। जांच कमेटी बिठा के जांच करवा रहे हैं। जैसे जांच में जो भी की जाएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों के मुताबिक उनके बच्चे से फेविक्विक हटाने के बाद उसे टांके लगाए गए, तब जाकर उसे आराम मिला। सौभाग्य की एक बात है कि क्या क्या कर रहे हैं डॉक्टर। मेरठ में 2.5 साल का मासूम बच्चा, सिर्फ 2.5 साल का बच्चा, खेलते खेलते उसकी आंख के पास चोट लग गई, खून बहने लगा, मां बाप रोने लगे। जल्दी से बच्चे को गोद में उठाया, भागे अस्पताल, भाग्यश्री अस्पताल ना बताया गया। जानते हैं मां बाप क्या कह रहे हैं? वहां डॉक्टर साहब ने क्या किया? टांका लगाने की मशीन नहीं थी क्या? दवाई पट्टी नहीं थी क्या? नहीं, मां बाप का आरोप है डॉक्टर ने कहा जाओ बाजार से 5 रुपए की फेविक्विक ले आओ, या जाओ, या वो उन्होंने खुद ही लगा दी फेविक्विक। बच्चा था ना, ये लकड़ी का टुकड़ा थोड़ी था जिससे जूते चिपकाते हैं, लकड़ी जोड़ते हैं। आरोप है कि वो फेविक्विक बच्चे को लगा दी, उसी से बच्चे की आंख के पास का घाव चिपका दिया। बच्चा चीखता रहा, दर्द से तड़पता रहा। तो मां बाप बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब बोले कि कुछ नहीं हुआ, बच्चा घबरा रहा है, थोड़ा रो लेगा तो ठीक हो जाएगा। किस टाइप के डॉक्टर होते हैं ऐसे? ये डिग्री कहां से मिलती है? मां बाप जब बच्चे को लेकर दूसरे अस्पताल गए तो वहां डॉक्टर हैरान रह गए। तो वहां के डॉक्टरों ने भी तो वही डॉक्टरी की डिग्री ली होगी ना, वही पढ़ाई की होगी। वो कहने लगे ये क्या किया है चोट पर। उनको फेविक्विक छुड़ाने में 3 घंटे लग गए। 3 घंटे तक बच्चे को तकलीफ दी गई, तब जाकर 4 टांके लगे। सोचिए, अगर वो फेविक्विक आंख में चली जाती तो? ये डॉक्टर है, ये अस्पताल है, और भी तो कोई देखता होगा अस्पताल में कि क्या इलाज किया जा रहा है। कह रहे जांच कमेटी बना दी है, जांच होगी फिर देखेंगे। इसमें क्या देखना है? अगर ये सही है तो ऐसे डॉक्टर डॉक्टरी कर कैसे रहे हैं? ऐसे अस्पतालों में इलाज कैसे होने दिया जा रहा है? 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम के भड़काऊ भाषणों के वीडियो पेश कर उसकी जमानत का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम पर आरोप लगाया कि उसने अपने भाषणों से देश का माहौल बिगाड़ा था और आरोप है कि उसने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शर्जील इमाम ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली समेत कई शहरों में भड़काऊ भाषण दिए थे। उन्हीं भाषणों के कुछ वीडियो
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चलाए। सबसे पहले शर्जील इमाम का 16 जनवरी 2020 का एक वीडियो चलाया गया। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। जाए एयरफोर्स से, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि इस भाषण के जरिए शर्जील इमाम ने लोगों को भड़काने की कोशिश की थी और दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसका मकसद देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भड़काना था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शर्जील इमाम ने अपने भड़काऊ भाषण से लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था। और तो और अपने उस भाषण के दौरान उसने जम्मू कश्मीर, ट्रिपल तलाक, अयोध्या और नागरिक संशोधन बिल का जिक्र भी किया था। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि अपने भाषण से उसने लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाने की कोशिश की थी। जब बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली तो कश्मीर का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया, अयोध्या बाबरी का मसला आया, और अब जो है CAA NRC का मसला आया। शर्जील इमाम ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रात के वक्त ये भाषण दिया था और उस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और वहां मौजूद हर आदमी उसकी बात को चुपचाप सुनता नजर आया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 16 जनवरी 2020 को दिए अपने भाषण के करीब 7 दिन बाद भी शर्जील इमाम ने इसी तरह का एक और भड़काऊ भाषण दिया था। और दिल्ली पुलिस ने 23 जनवरी 2020 को दिए उसके भाषण का वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट में चलाया। आरोप लगाया गया कि अपने उस भाषण में शर्जील इमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले की बात करते हुए उन्हें भड़काने की कोशिश करता नजर आया था। इत्मीनान रख लें कि हमला मुसलमानों पर, ठीक है, इस बात पे पहले इत्मीनान कर लेंगे कि हमला संविधान पे नहीं है। संविधान तो बदलता रहता है, इसी को संविधान बना देंगे। आप क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा। दिल्ली पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान मंच से वो लगातार लोगों को संविधान, कोर्ट और सरकार के खिलाफ उकसाने में जुटा था। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक शर्जील इमाम ने भड़काऊ भाषण उन शहरों में जाकर दिए थे जहां CAA यानी नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग धरने पर बैठे थे। और दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि उसी बात का फायदा उठाकर शर्जील इमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों में जहर भरने में जुट गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 23 जनवरी 2020 को दिए अपने उस भाषण में शर्जील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए थे। कोर्ट किसी का नहीं है। आपको लगता है कोर्ट आपका हमदर्द है? आपको ऐसा लगता है? बताइए, ट्रिपल तलाक में क्या किया इन लोगों ने? मुसलमान मर्दों को जेल भेजने का सामान किया है कि नहीं? बाबरी मस्जिद में क्या किया? आपकी जमीन छीन के किसी और को दे दी। पुलिस ने दावा किया कि शर्जील इमाम अपने भाषणों के जरिए देश का माहौल बिगाड़ने में लगा था। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक शर्जील इमाम का मकसद प्रदर्शनों की आड़ में दिल्ली के अंदर दंगा भड़काने का था। दिल्ली पुलिस ने इस बात का भी दावा किया कि इसी वजह से वो अपने भाषणों में लगातार दिल्ली का जिक्र करता था। और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि शर्जील इमाम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा भरने की कोशिश की थी। वो अपने भाषणों में लगातार दिल्ली का जिक्र भी करता था। दिल्ली को ये कश्मीर बना नहीं सकते, आपको भी पता है। इन्हीं की जमानत होगी, हमारी नहीं होगी। अगर ये दिल्ली में गोली चलवाए, आर्मी लगवाए, तो जमानत किसकी है? मुसलमानों की नहीं, सरकार की जमानत। सरकार की को दलील होना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शर्जील इमाम ने इसी तरह कई जगहों पर लोगों को उकसाने वाले भाषण दिए थे। और दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि जनवरी 2020 में शर्जील इमाम के दिए भाषणों की वजह से ही दिल्ली में हालात खराब हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने यह आरोप इसलिए लगाया क्योंकि करीब 1 महीने बाद फरवरी 2020 में दिल्ली में हिंसा भड़क गई थी और देखते ही देखते दिल्ली के कुछ इलाके हिंसा की आग में झुलस गए थे। हिंसा के दौरान 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम पर आरोप लगाया कि उसने CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान ऐसे भाषण दिए थे जिनसे हिंसा भड़काने का काम किया गया था। दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि हिंसा को पूरे भारत में फैलाने की साजिश रची गई थी और इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचना था। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने हिंसा को एक गहरी, सुनियोजित और सोची समझी साजिश बताया। और तो और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम को दिल्ली में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड भी बताया। और दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि शर्जील इमाम और उससे जुड़े लोग काफी वक्त से दिल्ली में हिंसा भड़काने की साजिश रचने में जुटे थे। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम का एक और वीडियो चलाया। पुलिस के मुताबिक उसने 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके में लोगों को उकसाने की कोशिश की थी। ये दिल्ली है भाई, ये फ्लाईओवर गिरे जरा, पूरी दुनिया को खबर हो, समझ रहे हैं ना। और तीसरी चीज, भैया लाठी खाने से न डरे।
अगर किसी का हाथ टूटा है तो अलग बात है, किसी का पैर टूटा है तो अलग बात है। लाठी खाने से न डरे, टीयर गैस से किसी को एलर्जी हो सकती है तो भागे, सही बात है। लाठी से एलर्जी ना समझे, लाठी दो चार तो पड़ेगी, लाठी खाने की कला भी सीख लें, समझ रहे हैं ना। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो के जरिए ये भी आरोप लगाया कि शर्जील इमाम पुलिस से भिड़ने के लिए लोगों को तैयार करने में जुटा था। और पुलिस के मुताबिक शर्जील इमाम ने लोगों को इस बात के लिए भी तैयार किया था कि वो किसी भी सूरत में सड़क से ना हटें। सुप्रीम कोर्ट को पुलिस ने बताया कि उसने लोगों को पुलिस से बचने के तरीके तक सिखाए थे ताकि पूरी दिल्ली को हिंसा की आग में झोंका जा सके। फरवरी 2020 में हुआ भी वैसा ही था। सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम के वीडियो चलाकर दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि हिंसा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही था। इस तरह कम चोट पड़े, इम्पैक्ट कम हो, पहन के क्या आना चाहिए, समझ रहे हैं, एक पट्टा हो बीच में, जब तक ये सब नहीं करेंगे तो सारा बेअसर रहेगा। ये चिंगारी कहाँ जाएगी, आग कैसे लगेगी? आग लगाने के लिए दो काम करना होगा, लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा, नंबर 2 ऑर्गेनाइज होना होगा। पुलिस के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा शर्जील इमाम ने दूसरे राज्यों में भी लोगों को उकसाने का काम किया था। और सबूत के तौर पर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम का एक दूसरा वीडियो भी पेश किया। पुलिस के मुताबिक 22 जनवरी 2020 को शर्जील इमाम ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी उकसावे वाला भाषण दिया था और आरोप लगाया कि उस भाषण में भी उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई जंग का जिक्र करते हुए लोगों को उकसाया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के पादाश में लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए और उनकी जिम्मेदारी अकेली न आसाम की है, न पाकिस्तान की है, न बांग्लादेश की है। ये पहले तो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इस बात को याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और एक सरकार की मनमानी हम कभी कबूल नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी सीएए और एनआरसी के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसका फायदा उठाकर शर्जील इमाम ने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री आवास के पास एक तेंदुए के पहुंचने से दहशत मच गई। सुबह के वक्त वो तेंदुआ जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में पहुंच गया और मुख्यमंत्री के घर के पास मौजूद एक घर में घुस गया। इससे पहले वो तेंदुआ वहां की सड़क पर दौड़ता नजर आया। उसने छलांग लगाई और सीधे उस घर के अंदर पहुंच गया। इसके बाद वो उस घर के अंदर टहलता नजर आया। उस तेंदुए को देखकर आसपास रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक वो तेंदुआ जिस घर में घुसा वो मुख्यमंत्री के घर के पास था। इससे पहले वो तेंदुआ कांग्रेस नेता सचिन पायलट के घर के बाहर से भी गुजरा था। ऐसे में लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी। वन विभाग की टीम बिना देरी किए वहां पहुंच गई और उस तेंदुए को पकड़ने में जुट गई। वन विभाग की टीम ने उस घर के बाहर पिंजरा लगा दिया और उस तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल भी बिछा दिया और इसके बाद उस तेंदुए को बेहोश कर उसे पिंजरे में डाल दिया। वन विभाग की टीम उस तेंदुए को पकड़कर घर से बाहर लाती दिखाई दी। जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के घर मौजूद हैं। ऐसे में तेंदुए के वहां आने से दहशत मच गई। काफ़ी दहशत फैल गई थी इस लेपर्ड के आने की वजह से, क्योंकि वीवीआईपी इलाके है जहां पर मुख्यमंत्री, जहां पर राज्यपाल है, जहां पर तमाम काबीना मिनिस्टर है। तेंदुए के दिखने के बाद उस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि दोबारा कोई तेंदुआ वहां ना आए। हालांकि गनीमत ये रही कि उस तेंदुए ने किसी पर हमला नहीं किया। उधर मध्य प्रदेश के सतना के इंदिरा गांधी कन्या शासकीय महाविद्यालय से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां 12वीं क्लास की एक टॉपर छात्रा को कॉलेज में 5 बार फेल कर दिया गया और दावा किया गया कि हर बार उसे परीक्षा में एब्सेंट दिखाया गया। यानी परीक्षा देने के बाद भी हर बार ये बताकर उसे 0 दे दिया गया कि वो परीक्षा में बैठी ही नहीं। हम पेपर दे देते हैं और अटेंडेंस हमारे पास प्रूफ होता है कि हम प्रेजेंट है, बट यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें एब्सेंट कर दिया जाता है और फिर 0-0 करके दे दिया जाता है। उस छात्रा के मुताबिक कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से इसे लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वो बार बार परीक्षा देती रही और हर बार उसे परीक्षा में एब्सेंट बताकर फेल कर दिया गया। इसकी वजह से वो काफी परेशान हो गई। लेकिन इंदिरा गांधी शासकीय कन्या महाविद्यालय में किसी एक छात्रा के साथ ऐसा नहीं हुआ। वहां की एक और छात्रा ने दावा किया कि वो अपनी परेशानी लेकर कई बार महाविद्यालय प्रशासन के पास गई थी, लेकिन उसकी परेशानी का कोई हल नहीं निकल पा रहा। वो यहाँ वहाँ चक्कर काट कर थक गई, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं बदला। बोलते हैं कि वहाँ लेकर रीवा जाओ, रीवा वाले बोलते हैं सर के पास जाओ, प्रचार सर के पास जाओ, बस यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, सोल्यूशन कुछ नहीं मिलता। उस छात्रा के मुताबिक जब वो बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रही थी तब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ विषय में उन्हें एब्सेंट बताकर 0 दे दिया गया था। इसके बाद फाइनल ईयर तक उसने कई बार उस विषय की परीक्षा दी, लेकिन हर बार मार्कशीट में उसका रिजल्ट फेल ही रहा।
और इसके पीछे तकनीकी खराबी का हवाला दिया गया। यही नहीं, बताया गया कि एपीएस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कई कॉलेजों में इस तरह की समस्या देखने को मिली और इसके पीछे तकनीकी खराबी को वजह बताया गया। कोई मेरे कॉलेज भर का मसला नहीं है, विश्वविद्यालय से जुड़े सारे कॉलेजों में यह समस्या आती है। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कॉलेजों की 25 छात्राएं इसी तरह फेल हो गईं। उन्हें हर बार 0 दे दिया गया। उनके मुताबिक उनके पास परीक्षा में उपस्थित होने के सबूत भी हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका सही रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्राओं की मार्कशीट में सुधार करने का भरोसा दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि ये यूनिवर्सिटियों के प्रशासन कैसे चलते हैं कि इनको फिक्र ही नहीं होती कि छात्रों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है। आरोप है कि सतना की जिन छात्राओं ने 10वीं 12वीं में टॉप किया था, वो आज इसलिए रो रही हैं क्योंकि रीवा की अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी ने उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया है। कह रहे हैं कोई तकनीकी खराबी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कहती है उन्होंने पेपर दिए ही नहीं, एब्सेंट थी। आरोप है कि एक छात्रा तो 3 साल से एक ही सब्जेक्ट की परीक्षा 5-5 बार दे चुकी है, 5 बार। कॉलेज कहता है हाजिर थी, उत्तर पुस्तिका जमा की, सब रिकॉर्ड है, लेकिन आरोप है कि यूनिवर्सिटी कहती है कि उसने पेपर दिया ही नहीं, एब्सेंट थी, 0 मार्क्स थमा दिए। पहली बार 0, दूसरी बार 0, तीसरी बार 0, चौथी बार 0, फिर 5वीं बार भी 0। कोई मजाक चल रहा है क्या? छात्राएं कागज पर एब्सेंट है, लेकिन वो कह रही हैं हर बार एग्जाम देकर आई हैं। तो कौन जवाब देगा? अगर उन्होंने पेपर दिया तो उनकी उत्तर पुस्तिकाएं कहां गायब हो जाती हैं? क्या तकनीकी खराबी है ये? कौन खा जाता है उनके नंबर? और सिर्फ एक छात्रा की यह कहानी तो है नहीं, इस पूरे इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय की 25 से ज्यादा छात्राएं सेम इल्जाम लगा रही हैं। वहां के प्रिंसिपल, वहां के टीचर कह रहे हैं एक टॉपर लड़की भी 3 साल से यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रही है। आरोप है कि परीक्षा दी, प्रेजेंट थी, फिर भी एब्सेंट बता रही है यूनिवर्सिटी। फिर सप्लीमेंट्री पेपर दिया, फिर एब्सेंट। गले से बात ही नहीं उतर सकती किसी के। कोई पब्लिक कैसे मान लेगी? कोई बार बार क्यों एब्सेंट हो जाएगा? अब तो रिजल्ट ही विदहेल्ड कर दिया है, मतलब भविष्य ही रोक दिया है। कोई खुद क्यों करेगा ऐसा? किसी अधिकारी की बेटी होती तो करते। देखो कैसे पूरा प्रशासन जांच करता कि पेपर कहां गायब हो रहे हैं। तकनीकी खराबी, तकनीकी खराबी क्या है? तकनीकी खराबी है या लापरवाही है, सब बाहर आ जाता है। अगर अधिकारी की बेटी होती तो अधिकारी कह रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, सुधार हो जाएगा, बस। अगर छात्राएं झूठ बोल रही हैं तो उनको बाहर कर दो, रिजल्ट तो रोक दिया ना आपने। लेकिन अगर अधिकारियों की तरफ से गलती हुई है, और तकनीकी खराबी किसकी गलती है? तकनीक की गलती है क्या? किसी मशीन की गलती है? किसी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी ना, तो उस अधिकारी को क्यों नहीं बाहर करोगे? इनका रिजल्ट तो विदहोल्ड कर दिया है, तो उनकी तनख्वाह विदहोल्ड करोगे? इनका भविष्य लटका दिया, उनका प्रमोशन रोकोगे? एब्सेंट कौन है? ये छात्राएं एब्सेंट हैं या अधिकारियों का जमीर एब्सेंट है? 100 बात की एक बात। इधर अयोध्या में 25 नवंबर को होने जा रहे ध्वजारोहण समारोह के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ हो गया। सरयू नदी के किनारे पर कलश पूजन किया गया। इसके बाद कलश यात्रा निकाली गई। 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे और राम मंदिर का काम पूरा होने का संदेश पूरी दुनिया को देंगे। 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हो गई। कलश यात्रा में 551 महिलाओं ने हिस्सा लिया। 151 वेद पाठी छात्र भी ध्वज लेकर कलश यात्रा में शामिल हुए। समाज के सभी वर्गों के लोग जो मंदिर की पूर्णता की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो ध्वजारोहण का कार्यक्रम अपनी आंखों से देखेंगे। संत तुलसीदास घाट से कलश में सरयू जल भरकर राम मंदिर पहुंचाया गया। हालांकि ध्वजारोहण की मुख्य पूजा सुबह से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेगी। और उसी दिन दोपहर के वक्त शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे भव्य शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण समारोह को लेकर पूरे अयोध्या शहर पर मानो उत्सव का रंग चढ़ गया। और चारों तरफ इस तरह की तैयारी की गई जैसे रामनवमी, दीपावली और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान की गई थी। शहर के घाटों, गलियों, चौराहों और सड़कों को साफ सुथरा करके चमका दिया गया। अयोध्या में राम पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ पर तो भव्य सजावट शुरू कर दी गई। सरयू से कलश लेकर राम मंदिर के लिए निकले मुख्य यजमान अनिल मिश्रा भावुक नजर आए। निश्चित रूप से भावुकता, उत्साह और एक सपना साकार होने वाला दिन है। अयोध्या में होने जा रहे ऐतिहासिक समारोह के लिए देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं में भी उत्साह दिखा। कई लोग 2 हफ्ते भर पहले से ही अयोध्या पहुंच गए।
हालांकि मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 24 नवंबर और 25 नवंबर यानी जिस दिन ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा उस दिन राम मंदिर आम लोगों के लिए बंद रहेगा। ध्वजारोहण के अगले दिन यानी 26 नवंबर से आम लोग पूरी तरह बन चुके राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे और उनका आशीर्वाद ले सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्य कार्यक्रम से पहले कई बार ध्वजारोहण समारोह की मॉक ड्रिल की। मैनुअली और मशीनरी दोनों तरह से रामलला के शिखर पर ध्वज को पहुंचाया गया और उसको लहराते हुए देखा भी गया। समारोह के लिए राम जन्मभूमि परिसर से लेकर सरयू घाट तक हर कोने में रंग बिरंगी लाइटों, फूल मालाओं और रंगोली से सजाने का काम शुरू कर दिया गया। ध्वजारोहण समारोह से पहले ही पूरा अयोध्या शहर केसरिया झंडों से पट गया। हर घर पर भगवा झंडे लहराते दिखे और गली गली में राम की धुन गूंजती दिखी। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि अयोध्या में उत्सव केवल ध्वजारोहण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पिछले साल हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह जैसा ही भव्य और दिव्य होगा और उसके लिए तैयारियां भी उसी पैमाने पर पूरे अयोध्या में चलती दिखी। राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज गुजरात के अहमदाबाद में तैयार किया गया। 3 परत वाले कपड़े का इस्तेमाल करके 22 फीट लंबे और 11 फीट चौड़े ध्वज को हाथों से बनाया गया। ध्वज को बनाने में लगभग 25 दिन का समय लग गया। ध्वज बनाने वाले अहमदाबाद के कारीगर ने राम मंदिर पर उनके यहां बनाए गए ध्वज को फहराए जाने पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से इसका ध्वजारोहण करेंगे तो हमारे लिए भी कुछ बहुत बढ़िया बात है। इसमें दावा किया गया कि मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाले ध्वज पर मौसम की मार का असर नहीं पड़ेगा, यानी धूप, बारिश, तेज आंधी से भी राम ध्वजा को कोई नुकसान नहीं होगा। पीएम के दौरे को देखते हुए अयोध्या शहर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। पूरे शहर में सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन की कई टीमें तैनात कर दी गई और उन टीमों ने हफ्ते भर पहले से ही मोर्चा संभाल लिया। मंदिर परिसर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस के साथ एसपीजी और अर्धसैनिक बल के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या में होने जा रहे इस बड़े आयोजन को लेकर तगड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर परिसर तक सुरक्षा बल के जवानों की कई पोस्ट बना दी गई। पीएम के रूट में पड़ने वाली दुकानों और मकानों की भी जांच शुरू कर दी गई। इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल में गैस लीक होने से 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। अचानक गैस लीक होने से पूरे स्कूल में भगदड़ मच गई। कुछ बच्चे तो बेहोश हो गए और स्कूल के शिक्षक उन्हें गोद में उठाकर ले जाते दिखे। गैस लीक की वजह से कुछ बच्चों की हालत खराब हो गई। उन बच्चों को सांस लेने में परेशानी होने लग गई। इसके अलावा कुछ बच्चों को खांसी और उल्टियों की शिकायत के बाद तुरंत स्कूल को खाली करवा दिया गया। कुछ बच्चों के परिजनों को जानकारी मिलने पर वो भी वहां पहुंच गए। अब टीम है, वो बच्चों को अंदर बंद करने का। अंदर बंद कर। इस घटना से पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्कूल के बाहर सड़क पर बच्चों को इकट्ठा देखकर भीड़ लग गई और उन बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद डीएम समेत कई अधिकारी उन्हें देखने पहुंचे। इस बीच उनके परिजनों का गुस्सा स्कूल प्रशासन पर फूट पड़ा और स्कूल में पढ़ने आए बच्चों को तुरंत घर भेज दिया गया और जिन बच्चों की तबीयत बिगड़ी उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान उनकी खांस कर हालत खराब हो गई। इससे पहले स्कूल पहुंचे परिजन स्कूल प्रशासन पर भड़क गए। गैस लीक होने की खबर मिलने पर जिलाधिकारी समेत कई बड़े अधिकारी बच्चों से मिलने पहुंच गए। इसके अलावा पुलिस की टीम ने स्कूल पहुंचकर जांच शुरू की। आशंका जताई गई कि वहां लैब में गैस लीक होने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। उधर महाराष्ट्र के कल्याण में 19 साल के एक लड़के के खुदकुशी करने का डरा देने वाला मामला सामने आया। आरोप लगा कि मराठी न बोलने पर उस लड़के की बेरहमी से पिटाई की गई और इसके बाद मानसिक तनाव में आकर उस लड़के ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक ट्रेन से कॉलेज जाते हुए उस लड़के की वजह से किसी को धक्का लग गया था। दावा किया गया कि इस बात को लेकर शुरू हुआ झगड़ा मराठी भाषा को लेकर चल रहे विवाद तक पहुंच गया। आरोप लगा कि इसके बाद मराठी नहीं बोलने पर उस लड़के को बुरी तरह मारा गया और दावा किया गया कि इसके बाद घर लौटते ही उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 19 साल के उस लड़के की मौत से उसके परिवार में मातम पसर गया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी। सौभाग्य की एक बात यह कि मुंबई और आसपास के इलाके में मराठी वाला विवाद अब पॉलिटिक्स से निकलकर हर बात में खतरनाक तरीके से घुस रहा है। नगर निगमों के चुनाव से पहले ये जो वहां मराठी बोलनी ही होगी वाला माहौल बना हुआ है, वो हर बात में जहर सा घोलता नजर आ रहा है। अब कल्याण में एक ऐसी घटना बताई जा रही है जो अगर वाकई में इससे जुड़ी है तो दिल दहला देने वाली है। एक 19 साल के कॉलेज के छात्र की खुदकुशी में इस विवाद को वजह बताया जा रहा है।
कह रहे हैं वो मुलुंड अपने कॉलेज जा रहा था, ट्रेन में धक्का लगने की वजह से झगड़ा हुआ और झगड़ा हिंदी मराठी भाषा वाले विवाद पर चला गया। और फिर आरोप है कि 4-5 लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, यानी मराठी न बोलने पर पिटाई किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं इस मारपीट के बाद मानसिक तनाव में आकर वो छात्र घर लौटा और फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। ये आरोप लड़के के पिता ने लगाए, उसने लगाए जिनका बेटा नहीं रहा। पुलिस ने जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन अगर वाकई हिंदी मराठी वाला झगड़ा इस हद तक पहुंच चुका है तो कोई तो रोको इस तरह की पॉलिटिक्स को। अगर पूरी वजह यह नहीं भी है तो भी ऐसा माहौल ही क्यों बनने दिया जाए कि इस वजह से झगड़े और मारपीट हो जाए। चुनाव लड़ने वाले तो इस पर चुनाव लड़कर निकल जाएंगे, लेकिन लोग तो अपनी पर्सनल लड़ाइयों में इसको घसीटे जा रहे हैं। कॉलेज हो ना हो, ट्रेनें हो ना हो, नौकरियां हो ना हो, युवक इसलिए मरने मारने लग जाएं कि मराठी में ही बोलना पड़ेगा तो स्वर्ग बन जाएगी मुंबई। जय हिंद तो हिंदी में भी जय हिंद है और मराठी में भी जय हिंद ही है। 100 बात की एक बात। उधर राजस्थान के मकराना में आरोप लगा कि कुछ लोगों ने वोटर रिवीजन लिस्ट के लिए फॉर्म जमा करने गए 2 बीएलओ से मारपीट कर दी। बताया गया कि लोगों ने बीएलओ को अपने घर में बुलाया, लेकिन उन्होंने कुछ देर बाद आने की बात कही और बताया गया कि इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। वो तो देख रहे सर, हाथ लगा बड़ा है, हाथ लगूंगा बड़ो नहीं। श्रवण राम नाम के बीएलओ के मुताबिक वहां बहस के दौरान उनके साथ मौजूद सहायक बीएलओ ने वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन आरोप लगा कि उन लोगों ने उन्हें वीडियो बनाने से रोका और वो बीएलओ नहीं माने तो उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी। राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के मकराना इलाके में वो दोनों बीएलओ वोटर रिवीजन लिस्ट के लिए फॉर्म जमा करने के लिए पहुंचे थे और आरोप लगा इस दौरान उनसे मारपीट की गई। और मारपीट की इस घटना के बाद उन दोनों बीएलओ ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत की। इस मामले में अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, क्योंकि आरोप लगा कि डीडवाना कुचामन जिले के मकराना इलाके में उन दोनों बीएलओ से मारपीट की गई। उन बीएलओ के मुताबिक वोटर रिवीजन लिस्ट के लिए फॉर्म जमा करने के दौरान उन लोगों ने उन्हें अपने घर में बुलाया था। उन्होंने कुछ देर के बाद उनके घर में जाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि थोड़ी देर होने की वजह से वो लोग भड़क गए। जो मेरे पार्ट का मतदाता भी नहीं है, मेरे से आके थोड़े धक्का मुक्की की और गाली गलौज करने लग गया, धमकाने लग गया और मेरे सहायक लगे हुए बीएलए को भी मारपीट की उसने। उन बीएलओ ने मारपीट के साथ उन लोगों पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया और इस घटना के बाद उन्होंने पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग की। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए और वो धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश करते दिखे, लेकिन भारी संख्या में तैनात पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहे। इस दौरान उनकी पुलिस से धक्का मुक्की तक हो गई। देखते ही देखते उनमें कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस उन्हें नीचे उतारने की जद्दोजहद करती दिखी। तभी कुछ और कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को पार करने में जुट गए। इस बीच नीचे खड़ी पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई और हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने उन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन तैयार कर लिया। इस दौरान कांग्रेस का झंडा लहराते हुए उन कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस ने उन्हें खदेड़कर रोकने की कोशिश की तो कुछ कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। उन लोगों ने पुलिस से हाथापाई कर ली। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार एसआईआर और किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पर अड़े रहे। जिस तरीके से बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम खारिज किए गए, हमने सवाल किया कि उनका कारण बता दीजिए, लेकिन नहीं हुआ। उन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार बीएलओ पर दबाव बना रही है। इसके अलावा वोटर लिस्ट से कई लोगों का नाम काटे जाने का आरोप लगाया गया। इसको लेकर उन लोगों ने जयपुर के शहीद स्मारक के पास जमकर बवाल किया। इस दौरान बैरिकेडिंग के दोनों तरफ पुलिस तैनात दिखी, लेकिन इस प्रदर्शन में राजस्थान कांग्रेस का एक भी बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। हालांकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए काफी देर तक हंगामा जारी रखा और हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उन पर पानी की बौछार कर दी। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर बैठे रहे। जवानों की तरफ से लगातार पानी बरसाया गया ताकि सीएम हाउस का घेराव करने निकले कार्यकर्ताओं को रोका जा सके। आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बीच प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग हटाकर दौड़ पड़े, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि वो आवाज उठाते रहेंगे और दोबारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे
और उधर जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली में आतंकी हमला करने से पहले डॉक्टर उमर हरियाणा के नूह में करीब 10 दिन तक छिपा रहा था। जांच में पता चला कि उसने वहां की हिदायत कॉलोनी में रहने के लिए एक कमरा लिया था, और वो भी रोजाना हजारों रुपए किराए पर। दावा किया गया कि उस किराए के कमरे से डॉक्टर उमर निकलता ही नहीं था। सूत्रों के मुताबिक वो अपने कमरे से टॉयलेट जाने के लिए भी बाहर नहीं निकलता था। जांच में पता चला है कि छिपे रहने के दौरान डॉक्टर उमर ने ना ही तो अपने कपड़े बदले थे, ना ही वो नहाया था। और ये भी दावा किया गया कि वो सिर्फ रात के अंधेरे में कभी कभार खाना खाने के लिए कमरे से बाहर निकलता था। मतलब नूह की हिदायत कॉलोनी में मौजूद उस कमरे में डॉक्टर उमर ने करीब 10 दिन तक खुद को बंद कर रखा था, ताकि किसी भी सूरत में वहां रहने वाले लोगों को उसके बारे में कुछ पता न चल सके। पुलिस के मुताबिक शोएब नाम के व्यक्ति की मदद से डॉक्टर उमर ने नूह में किराए पर कमरा लिया था। और जांच में पता चला कि शोएब नाम का वो व्यक्ति फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करता है। शोएब फरीदाबाद में मौजूद धौज गांव का रहने वाला है। दावा किया गया कि उसी ने पैसों के लालच में नूह की हिदायत कॉलोनी में रहने वाली अपनी साली के मकान में डॉक्टर उमर को कमरा दिलवाया था। सूत्रों के मुताबिक उसने अपनी रिश्तेदार को यह बताया था कि डॉक्टर उमर उसका खास मेहमान है और वो कुछ दिनों तक वहीं रहेंगे। एनआईए की जांच में पता चला कि 31 अक्टूबर को शोएब खुद डॉक्टर उमर को नूह की हिदायत कॉलोनी लेकर गया था। और जानकारी के मुताबिक दोनों उसी I-20 कार में नूह गए थे जिसमें डॉक्टर उमर ने लाल किले के पास आत्मघाती हमला किया था। जांच में पता चला कि शोएब की रिश्तेदार ने 1-2 दिन डॉक्टर उमर को चाय नाश्ता भी दिया था। और सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर की संदिग्ध गतिविधियों की वजह से मकान मालकिन और उसके परिवार ने उससे दूरी बना ली थी। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर अक्सर अंधेरा होने के बाद ही कमरे से बाहर आता था और सड़क किनारे दुकानों पर खाना खाने जाता था। दावा किया जा रहा है कि वो 10 दिनों तक एक ही कपड़ा पहना रहा और वो वहां रहने के दौरान भी वहां किसी से बातचीत तक नहीं किया। और सूत्रों के मुताबिक वहां डॉक्टर उमर ने अपने फोन का इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि उसके पास 2 फोन थे। पता चला कि जब तक वो वहां रहा तब तक डरा और घबराया हुआ था, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि पुलिस किसी भी वक्त उस तक पहुंच जाएगी। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर नूह इसलिए गया था ताकि वो फरीदाबाद से विस्फोटक को नूह शिफ्ट कर सके। हालांकि डॉक्टर उमर का वो प्लान फेल हो गया था। उसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर उमर के साथी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को फरीदाबाद के धौज गांव में विस्फोटक होने का पता चला था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर मुजम्मिल के 2 ठिकानों से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर अपने साथियों की गिरफ्तारी से बुरी तरह घबरा गया था और दावा किया गया कि उसी वजह से वो नूह की हिदायत कॉलोनी में छिपा रहा था, क्योंकि यह पता चल चुका था कि उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की टीम देर सवेर उस तक पहुंच ही जाएगी। और जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद डॉक्टर उमर गिरफ्तारी से बचने के लिए नूह में छिपा रहा था। सूत्र बताते हैं कि पकड़े जाने के डर से उसने अपने सिम कार्ड इस्तेमाल नहीं किए थे, बल्कि उसने फोन करने के लिए मकान मालकिन के मोबाइल फोन का हॉटस्पॉट इस्तेमाल किया था। हालांकि सूत्रों ने दावा किया कि फरीदाबाद से विस्फोटक जब्त किए जाने से पहले ही डॉक्टर उमर ने अपनी I-20 कार में धमाके के लिए विस्फोटक रख लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर की सुबह वो नूह से ही I-20 कार में विस्फोटक लेकर दिल्ली के लिए निकला था और 10 नवंबर की शाम को उसने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका कर दिया था। जांच में पता चला कि डॉक्टर उमर गुरुग्राम के सोहना इलाके में मौजूद रायपुर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। और सूत्रों के मुताबिक उस दौरान तैयब हुसैन नाम के मस्जिद के मौलाना और एक उर्दू टीचर डॉक्टर उमर के संपर्क में थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहने के दौरान वो कई बार सोहना इलाके में मौजूद रायपुर मस्जिद में गया था। इसके अलावा डॉक्टर उमर के सोहना की मंडी में खाद और बीज भंडार की दुकानों में भी जाने की जानकारी मिली और इसीलिए जांच एजेंसियों ने मस्जिद के मौलाना और उस उर्दू टीचर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं ये दोनों आतंकी साजिश का हिस्सा तो नहीं थे। और इस सब के बीच दिल्ली ब्लास्ट की जांच में पता चला कि अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा एक छात्र पहले भी आतंकी हमले कर चुका है। सूत्रों ने बताया कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ने वाले उस छात्र का नाम देश के 4 शहरों में हुए धमाकों में सामने आया था। यानी दिल्ली में बम विस्फोट करने वाले आतंकी उमर नबी और उसके साथियों से पहले भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार आतंक से जुड़ चुके हैं।
10 नवंबर को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता गया। जांच टीमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों से जुड़े हर एक इनपुट को खंगालने में जुट गई। यही नहीं, वहां कई साल पहले पढ़ चुके छात्रों के बारे में भी पता लगाया गया। इसी कड़ी में मिर्जा शादाब बेग नाम के आतंकी के बारे में पता चला, जो अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ चुका है और वो पिछले 17 साल से फरार है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी मिर्जा शादाब बेग अल फलाह कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ गया था और दावा है कि जब वो कॉलेज में था तभी उसने अपनी पहली आतंकी घटना को अंजाम दिया था। 18 साल पहले साल 2007 में उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला भयंकर धमाकों से दहल उठा था। उस आतंकी हमले की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक उस हमले का मास्टरमाइंड आतंकी मिर्जा शादाब बेग ही था। हैरानी की बात है कि जब ब्लास्ट हुआ तब मिर्जा शादाब अल फलाह कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। मतलब पढ़ाई के दौरान ही उसने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का दामन थाम लिया था। हालांकि आतंकी हमले में नाम आने के बाद से ही वो फरार हो गया था, लेकिन गोरखपुर ब्लास्ट के कुछ महीनों के बाद ही एक बार फिर उसका नाम चर्चा में आया, क्योंकि इस बार उसका नाम राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए आतंकी हमले से जुड़ा था। वहां मई 2008 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। तब खुफिया एजेंसियों की जांच में पता चला था कि जयपुर में हुए धमाकों के लिए जो बारूद इस्तेमाल किया गया था उसका इंतजाम आतंकी मिर्जा शादाब ने ही किया था। यही नहीं, उसके 2 महीने बाद यानी जुलाई 2008 में गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में भी आतंकी हमला हुआ था। उसके लिए भी मिर्जा शादाब को ही जिम्मेदार बताया गया। मतलब उसने कुछ ही महीनों में पहले गोरखपुर, फिर जयपुर, उसके बाद सूरत और अहमदाबाद में आतंकी हमला कर दहशत फैला दी थी। हालांकि इन हमलों के बाद मिर्जा शादाब के कई साथियों को पकड़ा गया था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दावा है कि यूपी में आजमगढ़ के रहने वाले मिर्जा शादाब बेग ने कॉलेज के दिनों से ही बम बनाना सीख लिया था। यानी जब वो अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था तभी बम बनाने में माहिर हो गया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी की नींव साल 2014 में रखी गई थी, जबकि अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज साल 1997 से ही चल रहा था। आजमगढ़ के रहने वाले आतंकी मिर्जा शादाब बेग ने साल 2007 में उसी कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की थी। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन से नाम जुड़ने और कई आतंकी हमलों में उसका नाम आने के बाद वो फरार हो गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक मिर्जा शादाब साल 2008 में देश छोड़कर भाग गया था। दावा है कि वो बीते कई साल से अफगानिस्तान में छिपा बैठा है। इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आया। मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद उनके पुश्तैनी मकान पर अवैध हिस्सों को ढहाने का नोटिस चिपका दिया गया, क्योंकि आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी के पुश्तैनी मकान को बनाने के लिए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। यही वजह रही कि इंदौर के मऊ इलाके में मौजूद उस मकान पर प्रशासन की तरफ से नोटिस लगा दिया गया और चेतावनी दी गई कि अगर 3 दिनों के अंदर मकान का वो अवैध हिस्सा नहीं तोड़ा गया तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। यानी दिल्ली धमाकों के बाद शक के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ गईं। और दिल्ली धमाकों पर चल रही जांच के बीच जम्मू में कश्मीर टाइम्स अखबार के दफ्तर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक SIA को छापेमारी के दौरान दफ्तर से AK-47 राइफल की गोलियों समेत कई हथियार मिले और इसीलिए कश्मीर टाइम्स अखबार सवालों के घेरे में आ गया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA की टीम ने घंटों तक उसके दफ्तर में छापेमारी की और वहां रखी हर एक चीज को खंगाला। इस दौरान पुलिस की टीम भी वहां मौजूद रही। SIA के पास जो है पुख्ता इंटेल पहुंचा था, जिसकी बिना पे FIR को दर्ज किया गया। SIA की ये कार्रवाई उस मामले से जुड़ी रही जिसमें अखबार और उसके मालिकों पर देश की संप्रभुता के खिलाफ लेख लिखने का आरोप लगा था। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के कई शहर भीषण बमबारी से दहल उठे। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस की फौज ने वहां 470 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन और करीब 50 मिसाइलों से हमला किया और इस दौरान हमलों की चपेट में आए इलाके धमाकों से थर्रा उठे। पुतिन की सेना ने ड्रोन ही नहीं बल्कि विनाशकारी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें भी एक साथ बरसा दी। वो मिसाइलें जहां भी फटी वहां तबाही मच गई। मिसाइलों की जद में आने वाले 1 दर्जन से ज्यादा मकान तहस नहस हो गए। दावा है कि बीते कई महीनों में यूक्रेन के अंदर इतना खतरनाक हमला नहीं हुआ था, क्योंकि यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस की तरफ से बम की तरह फटने वाले 476 आत्मघाती ड्रोन दागे गए। इसके अलावा 48 मिसाइलों से भी हमले का दावा किया गया। और तो और ये ड्रोन और मिसाइलें एक ही रात में दागी गई।
यानी कुछ ही घंटों के अंदर यूक्रेन में कोहराम मचा दिया गया। और इस दौरान सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन के टर्नोपिल शहर में मचाई गई। रूस की एयर स्ट्राइक ने टर्नोपिल शहर में मौजूद कई बहुमंजिला इमारतों की सूरत बिगाड़ कर रख दी। एक इमारत पर मिसाइल फटने के बाद तो उसकी छत समेत दीवारें भी ढह गईं। उस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। धमाके के बाद वहां आग की लपटों ने कब्जा जमा लिया। हालांकि हमले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें भी वहां पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी क्रेन पर चढ़कर पाइप से पानी की बौछार करते दिखे ताकि उस इमारत में लगी आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन इसी बीच तब चीख पुकार मच गई जब हमले का शिकार हुई इमारतों में कई लोगों के फंसे होने का दावा किया गया। हालांकि इमारतों में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी। बच्चों समेत कई लोगों को निकाल भी लिया गया। लेकिन इस खौफनाक हमले में अकेले टर्नोपिल शहर के अंदर 26 लोगों की जान चली गई। जान गंवाने वालों में 3 बच्चे भी शामिल बताए गए। इसके साथ ही करीब 100 लोग घायल भी हो गए। टर्नोपिल शहर के जिस इलाके में दिल दहला देने वाला हमला हुआ वहां दहशत फैल गई। Бачу ці ситуації дуже страшно, тому що дітей забирають швидкою. यूक्रेन का टर्नोपिल शहर उसके पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। वहां से पोलैंड का बॉर्डर करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब रूस की फौज ने यूक्रेन में सैकड़ों किलोमीटर अंदर बमबारी कर दी। और हमला भी ऐसे समय पर किया गया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने देश में नहीं थे, वो तुर्की के दौरे पर गए थे। यानी जब जेलेंस्की यूक्रेन की धरती से दूर तुर्की की यात्रा कर रहे थे तभी रूस की फौज ने उनके देश पर कहर बरपा दिया। भयंकर हमले के बाद जेलेंस्की ने एक बार फिर पुतिन की सेना पर यूक्रेन के बेगुनाह लोगों की जान लेने का आरोप लगाया। उन्होंने अमेरिका समेत अपने सभी सहयोगियों से रूस पर दबाव बनाने की मांग की। इसके साथ ही जेलेंस्की ने दावा किया कि उनकी सेना ने रूस की तरफ से दागी गई ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन आसमान में ही मार गिराए थे। यानी टारगेट पर फटने से पहले ही रूस के उन हथियारों को बर्बाद कर दिया गया। जेलेंस्की के मुताबिक अगर यूक्रेन की फौज ने वक्त रहते एक्शन न लिया होता तो रूस के हमलों में कई लोग और मारे जा सकते थे। उधर दक्षिण पूर्व एशिया के देश इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी के फटने से कोहराम मच गया। वहां ईस्ट जावा प्रांत में ज्वालामुखी फटने के बाद उसका मलबा कई किलोमीटर दूर तक फैल गया और पूरा आसमान धुएं से ढक गया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां धुएं का कोई तूफान आ गया हो। ज्वालामुखी से निकला लावा आसपास के इलाकों में फैल गया। इससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रांत में ज्वालामुखी के फटते ही वहां अलर्ट जारी कर दिया गया और करीब 3 किलोमीटर के दायरे में रह रहे लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दे दी गई, क्योंकि ज्वालामुखी से निकला लावा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने पर आमादा दिखा। ज्वालामुखी के फटने का मामला इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रांत का रहा। हालांकि गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई। इधर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक लॉन्ड्री में उस वक्त भगदड़ मच गई जब कुछ इमिग्रेशन अधिकारी वहां पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक अवैध तरीके से अमेरिका में आए कई लोग उस लॉन्ड्री के अंदर मौजूद थे और उन लोगों को जैसे ही इमिग्रेशन अधिकारियों के वहां पहुंचने की खबर मिली वो भाग खड़े हुए। वहां अफरा तफरी मच गई। जैसे जैसे लोगों को खबर मिली उन्होंने उठकर वहां से भागना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में वो पूरी लॉन्ड्री खाली हो गई। वो लोग वहां से निकलकर जंगल की तरफ भाग गए। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग उस लॉन्ड्री में कपड़े धोने आए थे। जैसे ही उन्होंने कुछ इमिग्रेशन अधिकारियों को वहां आते देखा वो बुरी तरह घबरा गए और इसके बाद वो अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में ही छोड़कर वहां से भाग गए। इस लॉन्ड्री के मालिक के मुताबिक वो लोग अपने कपड़े लेने के लिए लौटकर आए ही नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि वो दोबारा उस लॉन्ड्री में गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दावा किया गया कि इस छापेमारी के बाद उस इलाके की कई दुकानें बंद हो गईं। आशंका जताई गई कि वो दुकानें अवैध तरीके से अमेरिका में आए लोग ही चला रहे थे और इमिग्रेशन अधिकारियों के सवाल जवाब से बचने के लिए उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। ट्रंप सरकार ने अमेरिका में अवैध तरीके से घुसे लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसके बाद नॉर्थ कैरोलिना के इस इलाके में छापेमारी कर एक ही दिन में 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर राजस्थान के उदयपुर में भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी के बेटे की शाही शादी की तैयारियां तेज हो गईं। इस शादी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर भी शामिल होंगे और इसीलिए उदयपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए। 21 से 24 नवंबर तक उदयपुर की अलग अलग जगहों पर शादी के कार्यक्रम होंगे। इसे देखते हुए साजो सजावट से लेकर डांस परफॉर्मेंस तक सभी तैयारियां जोरों शोरों से चलती दिखाई दी। भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी राजू मंटेना के बेटे और अमेरिकी मूल की एलिजाबेथ की शादी इस साल की सबसे बड़ी शादी होगी। उनकी शादी के लिए सिटी पैलेस के मानक चौक, लीला पैलेस होटल और उदयपुर की मशहूर पिछोला झील के एक टापू पर बने महल जग मंदिर में खास तैयारियां की गईं।
क्योंकि इस शादी में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे समेत हॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। जानकारी के मुताबिक ट्रंप जूनियर इस शादी के लिए 21 से 24 नवंबर तक उदयपुर में ही रहेंगे और जानकारी के मुताबिक उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां पहले ही उदयपुर पहुंच गईं। हमें जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी के लोगों ने उदयपुर में डेरा डाल दिया। ऐसी हमारे भारतीय मूल के राजू मंटेना का अमेरिका में बहुत बड़ा कारोबार है। वो ट्रंप जूनियर के बेहद करीबी माने जाते हैं। यही वजह रही कि ट्रंप जूनियर उनके बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पूरे परिवार के साथ उदयपुर आएंगे। जानकारी के मुताबिक इस शाही शादी में हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज डांस परफॉर्मेंस देंगे और उनके अलावा बॉलीवुड और राजनीति से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां भी इस शादी में शामिल होंगी। इसे देखते हुए वहां के एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, क्योंकि इस शाही शादी में शामिल होने के लिए देश और विदेश से आने वाले मेहमानों के चार्टर्ड प्लेन आएंगे। राजू मंटेना के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए ट्रंप जूनियर भी भारत पहुंच गए। वो उदयपुर जाने से पहले आगरा में ताजमहल देखने गए। इस दौरान वो कड़ी सुरक्षा के घेरे में चलते नजर आए। ट्रंप जूनियर ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ताजमहल में मौजूद डायना टेबल पर बैठकर कई तस्वीरें भी खिंचवाईं। वो करीब 45 मिनट तक ताजमहल परिसर में रहे। जानकारी के मुताबिक उनके साथ 40 देशों के 126 विशेष मेहमान भी मौजूद रहे। इधर चंडीगढ़ में खुले में कूड़ा फेंकने वालों के घर पर ढोल बजाने और कूड़ा वापस उसी घर पर ले जाने के फैसले को वापस ले लिया गया। वहां खुले में कूड़ा फेंकने वालों की पहचान की जा रही थी। उनके घरों के बाहर ढोल बजाकर उन पर जुर्माना लगाया जा रहा था, लेकिन लोगों ने इस अभियान का विरोध करना शुरू कर दिया और कांग्रेस ने भी चंडीगढ़ नगर निगम के इस अभियान को लेकर आपत्ति जताई। कांग्रेस की नेता ममता डोगरा चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला के घर पहुंच गईं और वहां ढोल नगाड़े बजाकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की तरफ से चंडीगढ़ के कई इलाकों में कूड़ा उठाने के काम में कोताही बरती गई। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगा कि नगर निगम ने जानबूझकर लोगों को बदनाम करने की कोशिश की। और कांग्रेस की नेता ममता डोगरा के मुताबिक इस अभियान के तहत लोगों के घरों के सामने ढोल बजाकर उन्हें सिर्फ शर्मिंदा किया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सार्वजनिक जगहों से कूड़े का ढेर हटाया नहीं गया। और इस अभियान पर विरोध जताने के लिए कांग्रेस नेता ममता डोगरा चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला के घर पहुंच गई। आप दफ्तर में आगे बात, आप दफ्तर में आगे बात करें। ये घर में क्या है? यहाँ तो दफ्तर होना है। आप मुहिम आपने चलाई है, वो लोगों के घरों पे चलाई है, आप उनके दफ्तर नहीं जा रहे। नगर निगम ने जो मैंने बात कहनी थी, मैंने कह दी। वहाँ मेयर हरप्रीत कौर बबला के पति और बीजेपी नेता दविंदर सिंह बबला की कांग्रेस नेता ममता डोगरा से बहस हो गई। वो उन्हें बार बार दफ्तर आकर इस मामले में बात करने की अपील करते रहे, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि हरप्रीत कौर बबला और दविंदर सिंह बबला ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया और उन्होंने चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला से इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने उन पर इस अभियान को लेकर अपने बयान बदलने के आरोप लगा दिए, क्योंकि उनके मुताबिक चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इस फैसले पर अपनी सहमति जताई थी। क्या कमिश्नर ने मेयर मैडम के बिना ये लॉ पास कर लिया? क्या इसमें उनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी? अगर उनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी तो वो अपनी कुर्सी छोड़े, इस्तीफा दे अपनी कुर्सी से। चंडीगढ़ में लोगों और कांग्रेस नेताओं के भारी विरोध के बाद चंडीगढ़ नगर निगम ने इस फैसले को वापस ले लिया। ये फैसला कल बात होगी किसी कमिश्नर साहब और ऑफिशियल्स का, और आज उन्होंने ऑफिशियली इसे विड्रॉ करता है। वहां नगर निगम के इस अभियान के तहत खुले में कूड़ा फेंकने वालों की पहचान की जा रही थी और उनके घरों के बाहर ढोल बजाकर उनका चालान काटा जा रहा था, लेकिन विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया और अब खुले में कूड़ा फेंकने वालों से सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा। 100 बात की एक बात यह कि चीन से लड़कियां कहां गायब हो गईं? चीन से ऐसी खबरें आ रही हैं जिनसे सबको सावधान हो जाना चाहिए, खासकर हमें। हम सबके लिए यह सबक है। अगर आप आबादी की समस्या की बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, इशारा समझ रहे हैं, तो बात उससे जुड़ी है भी और नहीं भी। ये तो सब जानते हैं कि चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता था और भी माना जाता है, लेकिन अनुमान ये कहते हैं कि भारत उससे आगे निकल चुका है। लेकिन समस्या ये नहीं है। चीन में एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। लड़कियां बहुत कम हो चुकी हैं। एक तो लड़कों और लड़कियों की संख्या में बड़ा फर्क आ चुका है। दूसरा यह कि बूढ़े लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, यानी अनुपात में जवान भी कम हो रहे हैं। मतलब बूढ़े ज्यादा होते जा रहे हैं, जवान कम होते जा रहे हैं। उनमें भी लड़कियां भी कम होती जा रही हैं। और अब यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। लेकिन हमको सबक इस बात से लेना है कि चीन की यह हालत हुई कैसे, क्योंकि बाकी सब मामलों में तो चीन पता नहीं कितने दशक आगे की प्लानिंग लेकर चलता है। इस मामले में क्या चीन ने कैलकुलेशन नहीं सही किया था?
ये हुआ कैसे? ये समस्या शुरू कैसे हुई? तो हुआ ये था, पिछली सदी में चीन की प्रॉब्लम थी जनसंख्या बढ़ी जा रही थी। गरीबी दूर करने के लिए सब यही कहते थे कि इतने लोग पैदा हुए जा रहे हैं, इनको कैसे पाला जाएगा? और चीन है कम्युनिस्ट देश, वहां तो जो सरकार कह दे वो मानना ही पड़ता है। तो 1979 में चीन की सरकार ने एक कानून बनाया कि आप बच्चा एक ही पैदा कर सकते हो, वन चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चा नीति थी ये। मतलब हर परिवार सिर्फ एक बच्चा ही पैदा कर सकता था। क्यों? क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और सरकार को डर था कि खाना, घर, नौकरियां सब कम पड़ जाएंगे। लेकिन इस नीति ने वहां के समाज की एक सच्चाई पर आंखें मूंदी हुई थी, यानी उसको नजरअंदाज किया। और वो हकीकत ये थी कि चीनी परिवारों में ये पुरानी सोच थी कि लड़का ही परिवार का वारिस होता है, वंश उसी से चलता है, वही बूढ़े माता पिता की देखभाल करेगा, वही खेत संभालेगा, वगैरह वगैरह। लड़की को समझते थे बोझ, क्योंकि वो तो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी। अब सरकार ने कह दिया था कि बच्चा एक ही कर सकते हो, तो सबको लड़का चाहिए था। सरकार ने सोचा कि जो भी होगा वही परिवार को पालना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की बात तो कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन लोग क्या करने लगे? लोग अल्ट्रासाउंड से पता लगाने लगे कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। ये कहानी आपने यहां की तो सुनी थी ना, लेकिन यही चीन में भी हो रहा था, और वहां तो बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा था। भ्रूण गिरा दिया जाता था। वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद लड़की के भ्रूण को लोग गिराने लग गए थे, यानी गर्भपात करवाने लग गए थे कि अगर सरकार का फरमान है कि एक ही बच्चा करना है तो फिर लड़का ही करेंगे। खबरें तो ऐसी भी हैं कि कई जगहों पर तो भ्रूण छोड़िए, पैदा होने पर भी अगर लड़की होती थी तो मार दी जाती थी। चीन से खबरें तो पूरी बाहर नहीं आती, लेकिन ऐसा बताया जाता है। और बताया क्या जाता है, जो अब लड़कियों की संख्या का हाल है वो देखकर भी साफ पता चल रहा है कि वहां उस दौर में लड़कियों को पैदा होने से ही रोका गया होगा, नहीं तो ऐसे लड़कियों की संख्या इतनी कम हो ही नहीं सकती थी। इस एक बच्चा नीति के 35 साल में ऐसा माना जाता है कि लाखों लड़कियां इस एक तरह से यूं कहिए कि गायब कर दी गई। तो अब नतीजा सबके सामने है। आज चीन में पुरुषों की संख्या महिलाओं से बहुत ज्यादा है। साल 2023 का एक आंकड़ा बताता है कि वहां हर 100 महिलाओं पर 104.3 पुरुष हैं। यह सामान्य से काफी ज्यादा है, इस आंकड़े को कम मत समझिए। और अभी तो 1979 से पहले पैदा हुई बहुत सारी महिलाएं हैं, जीवित हैं, इसलिए यह अनुपात है। क्योंकि जन्म के समय का आंकड़ा तो अभी की और भी बुरा चल रहा है। अभी का साल 2021 में हर 100 लड़कियों के जन्म पर 112 लड़कों का जन्म हुआ। यह नेचुरली नहीं होता है। और अब तो वो वन चाइल्ड पॉलिसी है भी नहीं। तो सोचिए, जब एक बच्चा नीति पूरी तरह से लागू थी तब क्या हाल रहा होगा। मतलब 2020 के आंकड़ों के मुताबिक वहां पुरुष महिलाओं से 3.5 करोड़ ज्यादा हैं संख्या में। यानी लाखों युवा पुरुष ऐसी जगह हैं जहां शादी के लिए लड़की ही नहीं मिलती, क्योंकि युवा लड़कियां हैं ही नहीं। बहुत से कुंवारे रह जाते हैं। कुंवारों का देश बनता जा रहा है चीन। कई आकलन यह है कि इससे अपराध भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिनका परिवार नहीं होता वो निराशा में लोग गलत रास्ते चुन सकते हैं। तो एक तो यह समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि आबादी अब घट रही है वहां पर, यानी अब जवान बढ़ नहीं रहे, बूढ़ों का अनुपात बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जन्म दर बहुत कम हो गई है। 2024 में सिर्फ 95 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। यानी जितने पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा मर रहे हैं। मतलब जनसंख्या अब घट रही है। 2024 के अंत में चीन की आबादी 140 करोड़ 80 लाख रह गई, जो पहले 140 करोड़ 90 लाख थी। और ये 3 साल से आबादी घटती जा रही है। 3 साल से मतलब 140 करोड़ का जो लेवल आया वो मैक्सिमम हो गया चीन की आबादी का। वहां तक पहुंचने के बाद कमी हो रही है। तो हिसाब यह लगाया जा रहा है कि ऐसे चलता रहा तो 2050 तक आबादी 130 करोड़ पर आ जाएगी। उसके बाद तो फिर और तेजी से घटेगी। और ये क्यों हो रहा है? इसकी भी वजह तो वही है, एक बच्चा नीति ने लोगों को बच्चों के नाम से ही डरा दिया था। सरकार का फरमान था। हालांकि अब नीति पलट दी गई है। 2015 में वहां सरकार ने कहा 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 2021 में तो 3 बच्चे करने की इजाजत दे दी। लेकिन बच्चे कैसे करें युवा? शादी किससे करें? लड़कियां ही नहीं है। 35 साल जो एक बच्चा करने की पॉलिसी चली तो लड़कियां ही घट गई। अब कह रहे हैं 3-3 बच्चे कर लो। किसके साथ कर लें बच्चे? लड़कियां नहीं है तो शादियां नहीं हो रही हैं। 2024 में उससे पिछले साल से 20% कम शादियां हुई हैं चीन में।
एक तो लड़कियां हैं नहीं, और जो हैं भी युवा लड़कियां वो अपने परिवारों की अकेली लड़कियां हैं, क्योंकि उनके मां बाप तो आपने दूसरा बच्चा करने से उनको रोक दिया था। तो उन लड़कियों का ध्यान पढ़ाई पर रहा, उन्होंने नौकरी पर, करियर बनाने पर ध्यान दिया, उनको घर संभालना था, शादी उनकी प्राथमिकता ही नहीं थी, वो अकेली थी। अब महंगाई है, घर का बोझ उनको उठाना था, माँ बाप को उनको पालना था बड़े होकर, अब उन पर काम का दबाव है, बच्चे पालना उनको मुश्किल लगता है, एक बच्चा कर लें वही उनको पहाड़ सा लगता है, दो दो तीन तीन तो कोई कर ही नहीं रहा। सरकार बच्चे करने का फरमान सुना दे, कम करने का, तो बच्चे कम तो करवा सकती है, लेकिन ज्यादा बच्चे पैदा करने का कोई फरमान तो हो नहीं सकता, वो तो करने वालों की मर्जी पर है। लेकिन इतने साल तक जो आपने पीढ़ी बड़ी की है वो अब बच्चे पैदा कर ही नहीं रही। समाज बदल गया है, लोग बच्चे कम चाहते हैं, तो इसका असर क्या पड़ेगा? सोचिए, एक ऐसा देश जहां 65 साल से ज्यादा उम्र के बूढ़े 30% हो और 15 से 64 साल की जो एज होती है वो जो काम करने वाले लोगों की वो 60%। अब इससे 2050 तक काम करने वालों की संख्या 28% और कम हो जाएगी। तो कौन फैक्ट्रियां चलाएगा? ये जो चीन फैक्ट्री बताते हैं दुनिया की फैक्ट्री है चीन, कौन चलाएगा? कौन टैक्स देगा? सब तो पेंशन ले रहे होंगे। सब शॉपिंग मॉलों के जो ग्राहक हैं वो तो अस्पतालों के मरीज बन चुके होंगे, वहां तो ये सब सरकार ही देखती है। यानी वो सब तो पूरी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ाएंगे। ये खतरा इतना बड़ा हो चुका है चीन में कि चीन की अर्थव्यवस्था की गाड़ी किसी पुरानी कार की तरह रेंगने वाली हो सकती है आगे। तो सरकार तो वहां की बहुत घबराई हुई है। जो सरकार पहले दूसरा बच्चा पैदा होने पर सजा देती थी, वो पैसे दे रही है बच्चा पैदा करने के लिए, इनाम दे रही है, बच्चा पैदा करो। माता पिता दोनों को बेहिसाब छुट्टियां दे रही है। शिक्षा तो सबकी मुफ्त है ही, वहां वो करवाती है सरकार। सरकार कह रही है बच्चे सरकार पाल लेगी, आप बस पैदा कर दो। लेकिन यह भी काफी नहीं हो पा रहा, क्योंकि समस्या वहां गहरी है, समस्या सोच की है। इसलिए चीन की इस खबर से सबको सबक लेने की जरूरत है। लड़कियों को बराबर का महत्व देना सिर्फ स्लोगन की बात नहीं है, ये सबके लिए जरूरी है, नहीं तो चीन जैसा हाल हो जाएगा और फिर सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। वो चीन जिसकी भविष्य की प्लानिंग की कहानियां सुनते ना आप, वो अपनी सबसे बड़ी प्लानिंग में तो इतनी बड़ी चूक करके बैठा हुआ है। ये यहां मत होने देना। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, 100 बात की एक बात। उधर महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक थार गाड़ी के खाई में गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक 17 नवंबर की रात उस थार गाड़ी में सवार होकर वो लोग पुणे से कोंकण के लिए निकले थे, लेकिन रायगढ़ जिले के तमहनी घाट इलाके में वो थार गाड़ी गहरी खाई में गिर गई और उसमें सवार उन 6 पर्यटकों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उन पर्यटकों और उनके परिवार वालों के बीच संपर्क न होने पर पुणे के 2 अलग अलग थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस के मुताबिक उस थार गाड़ी में सवार होकर वो पर्यटक पुणे से कोंकण जा रहे थे, लेकिन इसी बीच उस गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो उस खाई में गिर गई। बताया गया कि तमहनी घाट इलाके में उन पर्यटकों की आखिरी लोकेशन मिली